नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी रेत महल सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। दरअसल शुरुआत ही कुछ गलत हो गई थी। मुश्किल तो ये थी कि आलोक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई है। संसार के लाखों लोगों की तरह उसने भी प्रथम मिलन यामिनी की अधीरता से प्रतीक्षा की थी। ढेरों सपने संजोए थे। उन्हीं सपनों में ऊब डूब होता हुआ वो कमरे में आया था। कमरे में मीरा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, पर उसके चेहरे पर आवेग, उत्कंठा या अधीरता का लेश मात्र भी नहीं था। उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वो मजबूरन इस कमरे में बैठी हो। अपनी नव परिणीता पत्नी के चेहरे से टपकती बेजारी को उसने लज्जा का ही आवरण मानकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद उसने अलमारी खोलकर वो पैकिंग निकाली जिसे उसने बड़े यत्न से सबकी नज़रों से छिपा कर रखा था। दोस्तों की खास हिदायत थी कि इसे पहली रात को अकेले में ही खोलना, सिर्फ बीबी के सामने। इसीलिए उस पैकिंग को खोलते हुए उसकी उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जैसे ही आखिरी आवरण हटा, उसकी आंखें संकोच से एक बारगी झुक गईं। वो एक खूबसूरत टेबल लैंप था जिसे एक प्रणयी युग्म ने अपनी बाहों में थाम रखा था। कांच से ढला उनका शरीर सौष्ठव देखते ही बनता था और उनकी प्रणय भंगिमा इतनी उत्तेजक थी कि उसने चोर नज़रों से पत्नी की ओर देखा। वो निरपेक्ष भाव से मेजपोश की कढ़ाई का मुआयना कर रही थी। उसे थोड़ी निराशा हुई, पर अगले ही पल अपनी निराशा झटकते हुए उसने लैंप को प्लग में फिट कर दिया और कहा, यार लोगों ने देखो क्या तोहफा दिया है। कल दूसरे प्रेजेंट्स के साथ सबके सामने खुलता तो क्या होता। उन लोगों ने तो देते समय ही जता दिया था। मीरा ने तटस्थ भाव से कहा। हाँ, किस कदर शैतानी पर उतर आए थे सबके सब। कुछ जोक्स तो वाकई नॉनवेज किस्म के थे। उसे खुद संकोच हो आया था। कनखियों से नववधू की ओर देखा था, पर वो ना तो मुस्कुराई न शर्माई। उसके दोस्तों ने टिप्पणी भी की थी, प्रोफेसरनी तो एकदम ड्राई लगती है यार, उसे ट्रेंड करने में ही तेरी आधी जिंदगी बीत जाएगी। उसे तब दोस्तों की बात अच्छी नहीं लगी थी। लगा कि वे लोग ज़रा ज़्यादा ही खुल गए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इस स्तर का मजाक अच्छा लगे। फिर मीरा तो वैसे भी साहित्य में पीएचडी है, उसका गंभीर होना स्वाभाविक है। पर अब यहाँ कमरे के इस एकांत में बैठी उस तटस्थ महिला को देखकर लग रहा था शायद वे लोग ठीक ही कह रहे थे, वरना ये भी कोई बात हुई कि आज भी गंभीरता ओढ़े बैठी रहे। भावनाओं का कोई ज्वार उसे आंदोलित न करे। कमरे में एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कुछ तो उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए और कुछ माहौल बनाने के लिए आलोक ने कहा, तुम्हारी सहेलियों ने कोई तुम्हें चुलबुला तोहफा नहीं दिया? मेरी सहेलियों को फुर्सत थोड़ी ही है, अपने बाल बच्चों को लेकर कब से ससुराल में रच बस गई हैं। मेरा मतलब तुम्हारे स्टाफ से था। नौकरी में तो कलीग्स ही यार दोस्त बन जाते हैं। मैंने अपने स्टाफ को इनवाइट ही नहीं किया। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ। गुंजाइशी कहाँ थी? दोनों बहनों के ससुराल वालों से और भाभी के पीहर वालों से ही घर भर गया था। ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी बारात थी। मेरा स्टाफ उस भीड़ में कहाँ खड़ा होता? कौन करता उनकी आवभगत? ये चोट अप्रत्याशित थी। आलोक तिलमिला उठा। उसका मन हुआ अभी पापा के सामने जाकर खड़ा हो जाए और कहे, आपने तो अपनी जिद पूरी कर ली, अब आइए और अपनी बहू रानी के मुखारविंद से झरते वचनों को बटोर लीजिए। आलोक का शुरू से आग्रह था कि विवाह समारोह बहुत सादा हो, कन्या पक्ष के यहाँ गिने चुने लोग ही जाएं, बाकी लोगों के लिए छोटा मोटा रिसेप्शन दे दिया जाए। पर पापा नहीं माने। बोले, जिसे देखो वही शाही सरंजाम कर रहा है, उससे ज़रा भी 19 करेंगे तो खर्च भी होगा और भद भी पिटेगी। लड़की की शादी में तो खैर मजबूरी होती है। मंजू की शादी में झक मार कर सब नाटक करना पड़ा था। कल को अंजू की शादी होगी तब भी करना पड़ेगा। इस समय तो अपने पास चॉइस है। वो चुप हो गया था। किसी और की शादी होती तो वो जिद पर अड़ जाता, पर अपनी ही शादी में हंगामा करना उसे अच्छा नहीं लगा। फिर मम्मी पापा इस बात पर राज़ी हो गए थे कि बारात का आकार बहुत छोटा होगा, फालतू भीड़ नहीं होगी। पर ऐसा होता कहाँ है। पापा के दोस्त, मम्मी के कलीग्स, मंजू के स्कूल कॉलेज के दोस्त और दफ्तर वाले, इनके अलावा नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सबको वहीं तो पहुंचना था। लोकल शादी में यही तो होता है, फैलाव इतना हो जाता है कि समेटे नहीं समझता।
मीरा ने सच ही कहा था। बारात बहुत लंबी चौड़ी थी। वो खुद इस बात पर शर्मिंदा था। उसके सारे आदर्श धरे रह गए थे। लेकिन ये बात आज ही कह देना क्या इतना ज़रूरी था? ससुराल और पीहर के इन शाश्वत झगड़ों के लिए क्या आज ही मुहूर्त रह गया था? आलोक सारी रात किसी रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाए रहा। मीरा के मुंह से निकला हुआ कड़वा सच उसे बुरी तरह आहत कर गया था। पर यह गनीमत थी कि मीरा ने केवल आंशिक सच ही बोला था। अगर वो पूरा सच उगल देती तो आलोक शायद कमरे में भी न ठहर पाता। मीरा ने अपने कॉलेज से किसी को भी शायद इसीलिए आमंत्रित नहीं किया था क्योंकि उसे इस रिश्ते पर बेहद शर्म आ रही थी। इस संबंध के लिए उसने बहुत मजबूरी में हाँ की थी। परिवार वालों पर अपना आक्रोश जताने का उसका एक ही तरीका था कि अपने हिस्से के सारे कार्ड्स उसने माँ और भाभी के सामने फाड़कर चूल्हे में झोंक दिए थे। उसके लिए घरवर ढूंढने का पवित्र कर्तव्य भैया भाभी बड़ी तत्परता से निभाते थे। हर 4-6 महीने बाद एक नामाकूल सा रिश्ता लेकर उपस्थित हो जाते। फिर खूब चकचक होती, बहसबाजी होती और दोनों मुंह फुलाकर चले जाते। अगले 6 महीने तक इधर का रुख न करते। फिर किसी दिन अलग गृहस्थी बसा लेने का अपराध बोध उन्हें कचोटने लगता और वे वर्ष संशोधन में जुट जाते। यदि इस बार मीरा ने हाँ न की होती तो ये क्रम शायद सदियों तक चलता रहता। 4 महीने की लंबी चुप्पी के बाद इस दिन भैया भाभी अवतीर्ण हुए थे। हमेशा की तरह उनके हाथ में एक बहुत अच्छा प्रपोजल था और वे उसकी प्रशंसा में गदगद हुए जा रहे थे। लड़का BCom LLB है, सेक्रेटरिएट में UDC है, 1-2 साल में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट बन जाएगा। तरक्की करता चले तो एक दिन अंडर सेक्रेटरी भी बन सकता है। पिता पंचायत विभाग में थे, अब पेंशन ले रहे हैं। माँ टीचर है, क्वार्टर माँ के नाम है। उनके रिटायर होने पर लड़के के नाम हो जाएगा। 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, दूसरी के पैर में थोड़ा ऐब है, शादी नहीं हो पा रही है। उसी की आस में लड़का इतने दिन कुंवारा बैठा रहा। वैसे वो लड़की भी किसी कंप्यूटर सेंटर में काम कर रही है। अम्मा तो वर्णन सुनकर जैसे निहाल हो गईं। उनकी प्रसन्नता देखकर ही मीरा के तन बदन में आग लग गई। बोली, अम्मा तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे किसी चपरासी से भी ब्याह दोगी। तो तुझे ब्याहने अब कौन सा राजकुमार आएगा, मैं भी तो सुनूं। अम्मा राजकुमार मुफ्त में नहीं मिलते, उनके लिए बोरी भर रुपए खर्च करने होते हैं जो मेरे पास तो नहीं है। और राजकुमार ऐसे वैसों को नहीं ब्याहते, उन्हें तो परी चाहिए, परी। भैया की बात तो वो जैसे तैसे जब्त कर गई थी, पर भाभी की बात शूल जैसी गड़ गई। तिल मिलाकर बोली, भाभी परी नहीं हूं मैं, पर इतनी बदसूरत भी नहीं कि ढंग का लड़का ना मिले। तुम्हारी तरह समय से शादी हो जाती तो मैं भी अपना रूप रंग सहेज कर रखती, पर मेरा सब कुछ तो अम्मा की गृहस्थी ने सोख लिया है। मेरी आधी उम्र तो इसी गोरख धंधे में निकल गई है। कोई ऐसी 50 की नहीं हो गई हो जो इतनी हाय तौबा मचा रही हो। 50 की हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिर हर साल 6 महीने बाद इस तरह का टुटपुंजिया रिश्ता लाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। ओ आई से स्टॉप इट। भैया जोर से दहाड़े, क्या कंजरों की तरह लड़ रही हो? और बिट्टो एक बात साफ सुन लो, 4 लोग टोकते हैं इसीलिए यहाँ चला आता हूँ, वरना मुझे अपमानित होने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो आगे से इस झंझट में नहीं पड़ूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी। मीरा ने कोहनी तक दोनों हाथ जोड़ लिए। भैया तो नक्कर बाहर जा खड़े हुए। भाभी ने आंचल फैलाकर अम्मा के पैर छू लिए। क्या करें अम्मा जी, हमारा तो बहुत मन करता है, पर किसी को हमारा यहाँ आना सुहाता ही नहीं है, तो क्या करें। अम्मा बिसूरती हुई भाभी को असीसती रहीं। मीरा से ये नाटक और नहीं झेला गया। वो कमरे में चली गई। वहाँ खड़ी रहती तो शायद भाभी का मुंह नोच लेती। पूरी जादूगरनी है। आते ही भैया पर ऐसा जादू किया कि 3 महीने के भीतर अलग गृहस्थी बसा ली। उन दिनों अम्मा इसीलिए भैया की शादी से कतराती थीं। जानती थीं कि ऐसा ही होगा, पर नाते रिश्तेदारों ने तो कोचना शुरू किया कि क्या लड़के को बूढ़ा कर दोगी। बाद में तो भैया खुद इधर उधर कहते सुने गए कि मेरा जन्म तो बाप की गृहस्थी पार लगाने के लिए हुआ है। उन दिनों मीरा BA के दूसरे वर्ष में थी। उसी ने पहल की और आग्रह किया कि मैं तो MA करके ही शादी करूंगी, तब तक भैया को क्यों रोका जाए। भाभी के पिता भी तब कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। बहन जी चिंता क्यों करती हैं, दोनों मिलकर कमाएंगे तो आपका घर भर देंगे।
अच्छा घर भरने आई थी उनकी बेटी, यहाँ का भी सब धो कर ले गई। मीरा का भगवान ही जानता है कि उसने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की है। नौकरी के लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं। आज भैया बोरी भर रुपयों की बात करते हैं। पिछले 10-12 सालों में वो कितना रुपया कमा चुकी है, पर अम्मा की गृहस्थी और अम्मा की दुनियादारी निभाने में सब खर्च हो गए। बड़ी बहनों को तो भैया से कभी एक ढेले की भी आस नहीं रही। तीज त्योहार सब मीरा ही निपटाती रही है। स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ से मीरा ने जाना कि भैया भाभी चले गए हैं। भीतर आते ही अम्मा ने उसे आड़े हाथों लिया। बेचारा कहाँ कहाँ से रिश्ता ढूंढ कर लाता है, और तू ऐसी नाशुक्री है कि कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। तेरे मन में क्या है आखिर पता तो चले। तू कब तक मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी? तेरी वजह से यहाँ पड़ी हूँ। तू एक बार दफा हो जाए तो बेटे के घर आराम से बैठकर पोते पोती खिलाऊंगी। पता नहीं मेरी तकदीर में वो दिन लिखा भी है या नहीं। ज्यादा ऊंचे से अपने मत देख अम्मा। तुम क्या सोचती हो वे लोग तुम्हें सर आंखों पर बिठा लेंगे, तुम्हारी रोज आरती उतारेंगे, तुम्हारे पैर धो धो कर पिएंगे? इस धोखे में मत रहना अम्मा। 2 ही दिनों में उनके तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी हो जाएगा। तो तू कौन सा मुझे निहाल दिए दे रही है? मीरा अवाक होकर देखती रह गई। स्थितियां उसकी सहन शक्ति के बाहर न हो गई होती तो शायद मीरा अब भी शादी के लिए हाँ न करती, पर और अधिक अवमानना सहना उसके लिए कठिन हो गया था। वो इस घर में आई थी अपनों से तिरस्कृत होकर, आहत और अपमानित होकर, पर यहाँ वालों ने उसे हाथों हाथ लिया, प्यार के आवेग से उसे सराबोर कर दिया। दोनों नंदे उसके आगे पीछे डोलती रहती, मंजू की दोनों लड़कियां उसका पल्लू थामे रहती, सास हर दम उसकी इच्छा का मुंह जोहती रहती। पापा जी दूर से ही लाड़ जताते, कभी कोई मिठाई लाते, कभी कोई मैगजीन ले आते। एक दिन तो वे बच्चों के लिए पिक्चर के टिकट ही खरीद कर ले आए। सास ने तो उस दिन उलाहना भी दिया था, बहू रानी के लिए अपनी ओर से पिक्चर का प्रोग्राम बन रहा है। मेरी लड़कियों ने तो जब भी सिनेमा के लिए पैसे मांगे हैं डांट ही मिली है। अम्मा होती तो इस बात पर महाभारत हो जाता, पर उसने देखा सास के उलाहने में कोई कड़वाहट नहीं थी। वो हंस रही थी जैसे ये कोई मजाक हो, और अंजू मंजू भी उस मजाक का पूरा लुत्फ उठा रही थी। वो जैसे पूरे घर की चेतना का केंद्र बनी हुई थी, और आलोक वो तो उसके आगे पीछे बिछा जा रहा था। उतने प्यार की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, न ही उसे उसकी आदत थी। तीसरी कन्या के रूप में जन्म लेने का अपराध किया था उसने, इसलिए घर में सदा अनादर ही मिला। फिर उसके जन्म के 2-3 साल बाद ही बाबूजी को कंपलसरी रिटायरमेंट का दंड भुगतना पड़ा। इस दुर्घटना के लिए भी उसे ही दोषी ठहराया गया। वे 2-3 साल बड़े कसाले में बीते। तब माँ का रोष रह रह कर उस पर ही उतरता था। भैया की नौकरी के बाद हालत कुछ सुधरी तो बाबूजी चल बसे। फिर दोनों लड़कियों की शादी की चिंता ने अम्मा को जर्जर कर दिया। दोनों बड़ी बहनों की शादी के बाद अम्मा का आक्रोश झेलने के लिए घर में वही रह गई थी। तब एक क्षीण सी आशा थी कि भैया की शादी के बाद वातावरण में कुछ बदलाव आएगा, पर बहू का सुख माँ 3 महीने भी नहीं भोग पाई और भैया अलग हो गए। इस घटना ने माँ और बेटी दोनों को कड़वाहट से भर दिया। दिन भर ठनी रहती, 24 घंटे वो घर और बाहर खट रही थी, पर प्यार के 2 बोल उसके लिए दुर्लभ थे, और यहाँ तो अनायास इतना सारा प्यार उसकी झोली में आ गया था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे। प्यार करना शायद उन लोगों की फितरत में ही था। घर से बाहर भी उनके संबंधों का फैलाव दूर दूर तक था। रोज ही निमंत्रण आते, सुबह शाम किसी न किसी के यहाँ जाना होता था। दोनों नंदे मनोयोग से उसे सजाती संवारती। कभी मंजू अपनी साड़ी पहनने के लिए कहती, कभी अंजू अपना अमेरिकन डायमंड का सेट सजा देती मुझे। किसी ज़माने में उसे भी अपनी भाभी को सजाने का चाव था, पर उन्होंने कभी लिफ्ट ही नहीं दी। वो घाव मन में अब भी कस सकता था, इसलिए अपनी नंदों को उसने कभी मना नहीं किया, पर उन लोगों के साथ वो कभी सहज नहीं हो पाई। और जब कहीं से लौटने के बाद सास उन दोनों की नज़र उतारती तो उसे और भी अटपटा लगता। नज़र लगने लायक तो उसका चेहरा कभी भी नहीं था। शायद ये उनकी ममता का ही अक्स था जो उसे सुंदर बना देता था। जब भी वो तैयार होती, आलोक निर्निमेष उसे देखता रहता। उसकी वो अपलक चितवन उसे विचलित कर जाती।
जब कहीं से लौटकर वो निढाल होकर पड़ जाती तो वो पास बैठकर उसके गाल सहलाता, बालों पर हाथ फेरता, बार बार पूछता, थक गई ना? एक दिन उसने कह ही डाला, मैं थकती नहीं हूँ जी, दरअसल बोर हो जाती हूँ। आई नो, इतने सारे अजनबियों को झेलना बहुत कठिन होता है, मैं जानता हूँ, पर थोड़े ही दिनों की बात है, फिर ये लोग अजनबी नहीं रह जाएंगे। ये लोग हमारे बहुत अपने हैं, इसलिए तो मना नहीं करते बनता। मुझे तो लग रहा है कि मेरी छुट्टियां बर्बाद हो रही हैं। सिर्फ यहाँ वहाँ खाना खाने के लिए घर बैठने की क्या ज़रूरत थी? कहीं जाना चाहती हो? यस, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। बहुत मुश्किल में मत डाल दिया था मीरा ने। आलोक को तो मम्मी पापा से बात करते संकोच हो रहा था। शादी में कोई ख़ास हंगामा नहीं किया गया था, फिर भी उसका और पापा का दोनों का अकाउंट खाली हो गया था, इसलिए छुट्टी लेकर वो चुपचाप घर में बैठ गया। पर अब जबकि मीरा ने खुद इच्छा जाहिर की है, अंजू ने बड़ी समझदारी से इस समस्या को हल किया था। बोली, पापा मेरी एफडी तोड़ दीजिए, कोई आज ही मेरी शादी नहीं हो रही है, जिस दिन होगी देखा जाएगा। उस दिन क्या दादा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? 10,000 रुपये लेकर आलोक मीरा को बम्बई घुमाने ले गया। उसे आशा थी कि घर से दूर जाकर मीरा के मन में प्रसुप्त प्रणय भावनाएं जाग उठेंगी, पर उसे तो निराशा ही हुई। मीरा तो घर से दूर इसलिए आई थी कि इतने लोगों के निरंतर संग साथ से उसे घबराहट होने लगी थी, उसका दम घुटने लगा था। बम्बई से लौटते हुए आलोक का मन चाहे भारी रहा हो, पर वो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। वहाँ से वो खाली हाथ भी नहीं आई थी। मम्मी पापा, अंजू, मंजू, रिंकी, पिंकी सबके लिए उपहार लाई थी। सास तो एकदम धन्य हो गई। 10,000 खर्च हो गए, कोई बात नहीं, बहू में कुछ चेतना तो जागी, नहीं तो अब तक तो सारा वन वे ट्रैफिक ही चल रहा था। आलोक ने ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने दी कि उपहारों की पेशकश उसी ने की थी। माँ की आंखों से छलकती खुशी को देखकर उसे लगा कि उसका श्रम सार्थक हुआ है। ज्यों ज्यों दिन आगे सरकते जा रहे थे, मीरा का मन संशय में ऊब डूब होने लगा। पिछले दिनों वो अपने परिवेश से एकदम कट गई थी। 1 महीने के अज्ञातवास के बाद कॉलेज जाकर सबका सामना करने में उसे घबराहट महसूस हो रही थी। वो चाहती तो छुट्टी बढ़ा सकती थी। बरसों बाद उसे इतने इत्मीनान की ज़िंदगी जीने का मौका मिला था। न कॉलेज की हाय तौबा, न घर की आपाधापी, न प्रिंसिपल की धौस धपट, न अम्मा की चक-चक। इस आराम की, सुकून की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर इस आराम से भी वो धीरे धीरे ऊबने लगी थी। घर की चारदीवारी में बंद रहने की आदत कब से छूट गई थी। जिस दिन ज्वाइन करना था, पापा जी सुबह सुबह बाजार जाकर 2 किलो मिठाई ले आए। बोले, शादी के बाद पहली बार जा रही हो, खाली हाथ मत जाना। मम्मी जी ने सबके लिए स्पेशल टिफ़िन बनाया, अपनी 2 चीज़ें पहनने के लिए दी। अंजू ने उसके लिए दरवाजे पर लगी चमेली का गजरा गूंथ दिया। आलोक ने सुबह मुँह अंधेरे उठकर उसे उसकी टीवीएस चमका कर दी। सब ने मिलकर उस दिन को एक उत्सव का रूप दे दिया था। इतना हंगामा तो उस दिन भी नहीं हुआ था जिस दिन उसने पहली बार नौकरी ज्वाइन की थी। इस हंगामे से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, उसकी घबराहट काफ़ी हद तक कम हो गई। जब वो चलने लगी तो आलोक ने हौले से पूछ लिया, अकेले चली जाओगी ना? नौकरी को कितने साल हो गए जानते हैं? आलोक बुरी तरह झेप गया। बाद में रास्ते पर आने के बाद एहसास हुआ कि अकेले चलने की आदत सचमुच छूट सी गई है। पिछले दिनों जब भी घर से बाहर निकली, साये की तरह कोई ना कोई साथ रहा है। और तो और अपनी टीवीएस की सवारी भी वो शायद 1 महीने के अंतराल के बाद कर रही है। कॉलेज में पांव रखते ही सब ने उसे आड़े हाथों लिया। बधाई तो बाद में दी, पहले खूब लालत मलामत की। मिठाई का पूरा डिब्बा चट करने के बाद जोरदार पार्टी वसूल की। सबके सब आलोक को देखने के लिए उत्सुक थे। ये तो अच्छा हुआ कि आलोक ने मिठाई के डिब्बे के साथ चुपके से एल्बम भी उसके बैग में रख दिया था। उसकी शादी में किसी को इतनी उत्सुकता होगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। लोग बाग बड़ी अधीरता से पन्ने पलट रहे थे। रेणुका बोली, वॉट ए हैंडसम बॉय, शायद इसीलिए तूने हमें शादी में नहीं बुलाया, सोचा होगा हमारी नज़र लग जाएगी। क्यों? क्या आलोक सचमुच हैंडसम है? उसने तो इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं। उसे खुद अपनी भी तो खबर कहाँ है। सबके सब उसकी निखरी निखरी रंगत और हरे भरे चेहरे की प्रशंसा कर रहे थे और उससे आश्चर्य हो रहा था। जब शोर शराबा खत्म हो गया तो समीना ने अकेले में धीरे से पूछा, तूने इतनी चुपचाप से शादी की,
कि हम लोग सोच बैठे थे कि कोई ऐसी वैसी बात होगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जाति बिरादरी का लड़का है, घर वालों ने धूमधाम से शादी की है, फिर क्या परेशानी थी? किसी को बुलाया क्यों नहीं? सच कहूँ सरमीना, इस शादी में मेरा जरा भी मन नहीं था। बस अम्मा के लिए हाँ कर दी, समझ लो। मुझे तो जरा भी मजा नहीं आया। तुझे कितना मजा आया ये तो तेरे चेहरे की रंगत ही बता रही है। समीना ने चुटकी ली तो मीरा बुरी तरह झेंप गई। मीरा, इस बार समीना का स्वर गंभीर था। इस उम्र में शादी हो जाए यही गनीमत है। मुझे देखो, रेणुका को देखो, कब से दिया जलाकर राह गुजर में बैठे हैं, पर इस राह से कोई गुजरता ही नहीं। पहली बार मीरा को लगा कि उसकी शादी कोई इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं है। कम से कम रेणुका और समीना की दृष्टि से तो ये एक अच्छी घटना ही है। बेचारी रेणुका, 5 भाई हैं, पर किसी के पास फुर्सत नहीं है। 2 तो विदेश में ही जाकर बस गए हैं। समीना के यहाँ तो कोई देखने वाला ही नहीं है। एक अम्मी भर है तो वो निहायत पुराने ख्यालों की और पर्दा नशीन है। हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ यही तो परेशानी है, अपने खोल से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। अपने आप कुछ तय कर लें तो उसके लिए भी गट्स चाहिए। संस्कार तो घुट्टी में ऐसे मिले हैं कि घर लौटने में ज़रा देर हो जाए तो मन अपराध बोध से भर उठता है। शादी तय करना तो बहुत बड़ी बात है। मीरा के भैया ने कम से कम एक उपकार तो किया, कैसा भी सही उसके लिए एक लड़का तो ढूंढ दिया। पर खुशी का ये एहसास चंद घंटे भी तो साथ न दे सका। घर लौटते ही उसका मन अवसाद से भर गया। कॉलेज में सबने कहा था कि इस पार्टी से काम नहीं चलेगा, घर पर जोरदार दावत देनी होगी। सबको, यहाँ तक कि छात्राओं को भी आलोक से मिलने की उत्सुकता थी। क्या कहकर मिलवाएगी सबसे, और इस दड़बे में किसी को कैसे बुलाएगी? कैसे कैसे सपने संजोए थे उसने, पर सब इस जी टाइप के दड़बे में आकर दफन हो गए। अगर किसी बाबू की ही बीवी बनना था तो वो इतने दिन तक प्रतीक्षा करती क्यों? अपने भाग्य का मातम मनाते हुए हफ्ता गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। उस दिन दफ्तर जाते हुए आलोक ने कहा, सुनो, आज अपनी सैलरी लेकर आओ तो पापा के हाथ में दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। ओह, तो आज 1 तारीख है, उसे तो याद ही नहीं था, पर इन लोगों को खूब याद रहा। 1 तारीख यानी वेतन। उसका वेतन जो शायद आलोक के वेतन से ज्यादा है। निश्चय ही सबकी नज़र उस पर होगी। वही तो खास आकर्षण है। उसी के लिए तो मीरा को फूल पान की तरह सहेजा जा रहा है। इस वेतन के सहारे इन लोगों ने बड़े बड़े सपने बुन रखे होंगे। क्या पता एक आध फ्लैट बुक कर लिया हो। उसे चुप देखकर आलोक ने कहा, वैसे तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने तो इस घर की परंपरा की बात की थी। मैं, अंजू, मम्मी, सब लोग अपना वेतन लाकर पापा के ही हाथ में देते हैं। अगर घर की यही परंपरा है तो मैं भी दे दूंगी, पर एक बात पहले बता दूं। कौन सी? आप लोग मुझसे किसी बड़े बैंक बैलेंस की आशा न रखें। बैंक बैलेंस की बात कौन कर रहा है मीरा? फिर भी बता देना मेरा फ़र्ज़ है। एक तो ये कि कॉलेज की नौकरी बहुत पुरानी नहीं है, इससे पहले तो प्राइवेट स्कूलों में ही करती थी। दूसरे, जब से भैया अलग हुए हैं घर का खर्च मैं ही चला रही थी। रोज़मर्रा के खर्च के अलावा अम्मा की हारी बीमारी और दुनियादारी, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता था। खैर उन बातों का। एक बात और, शादी के लिए मुझे लोन लेना पड़ा है। वेतन का काफ़ी बड़ा हिस्सा किश्तों में कटता रहेगा। अच्छा हो आप पापा को पहले ही से बता दें। मीरा को लगा कि पल भर के लिए आलोक के चेहरे का रंग बदल गया है। शायद ये उसका भ्रम ही रहा हो, पर इसके बाद इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। पर शायद आलोक ने अपनी माँ को ये सब बता दिया था, क्योंकि शाम को वेतन का लिफाफा देते हुए उसने ज्यों ही कुछ कहना चाहा, सास ने रोक दिया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, बाप का साया सर पर ना हो तो ये सब करना ही पड़ता है। अब तुम अपने घर आ गई हो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो सब कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया, पर रात को एक अनहोनी हो गई। खाना खाने के बाद पापा जी ने 100 के 5 नोट उसे पकड़ाते हुए कहा, बेटा ये तुम्हारे हाथ खर्च के लिए। अंजू एकदम चीख उठी, पापा ये पार्शियलिटी है, आपने हमें तो कभी इतनी पॉकेट मनी नहीं दी। बेटे तुम तो इस घर की लड़की हो, पापा जी बोले। ज़रूरत हो तो मुंह खोलकर मांग सकती हो, पर वो पराई लड़की तो ऐसा नहीं कर सकती ना। पापा अब पराई कहाँ रही, अब तो इसी घर की हो गई है।
आलोक ने कहा, और ये कहते हुए उसकी नज़र बराबर मीरा पर थी। वो शायद मीरा से भी ऐसा ही कुछ कहलवाना चाहता था। मीरा चुप ही बनी रहती तब भी गनीमत थी, पर उसने वे पैसे ससुर के आगे रखते हुए कहा, पापा जी, अभी आप इन्हें रखे रहिए, चाहिएंगे तो बाद में मांग लूँगी, अभी तो मैंने अपनी ज़रूरत भर के लायक निकाल लिए हैं। बात कहने के तुरंत ही बाद उसने अनुभव किया कि महफिल का रंग उखड़ गया है। ससुर के चेहरे पर आहत अभिमान की छाया स्पष्ट थी। अंजू और मम्मी दबे पांव वहां से चली गई थीं, और आलोक वो तो कमरे में जाते ही बरस पड़ा था। इतनी सत्यवादी बनने की क्या जरूरत थी? पापा क्या तुमसे हिसाब मांग रहे थे? अपनी समझ से मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, सच ही बोला है। सच बोलते समय दूसरों का अपमान करना क्या जरूरी है? देखो, मैंने जानबूझकर किसी का अपमान नहीं किया। सच तो यह है कि मुझे इस तरह की परंपराओं की आदत नहीं है। सुबह जब मुझे उस परंपरा के बारे में बताया गया था, इसके बारे में भी बता देते तो किसी का मान भंग नहीं होता। शादी के बाद खुल्लम खुल्ला ये पहली झड़प थी। दोनों 8 दिनों तक एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे रहे। घर के और लोग भी 2 दिन तक उससे कटे कटे रहे, पर वो अपने रोष में ऐसी डूबी रही कि उसे पता ही न चला। 5-6 दिन बाद घर के बाकी लोग तो सामान्य हो गए थे, पर मीरा का मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। तब सास ने अपने ढंग से योजना बनाई। शादी के बाद केवल एक बार 3-4 दिन के लिए पीहर गई थी। सास ने सोचा, हो सकता है अपनों के बीच जाकर उसका मन बहल जाए, इसलिए उसने आलोक के साथ ठेल ठाल कर उसे माँ के पास भेज दिया। अगर संभव होता तो मीरा इस सदाशयता को साफ नकार देती, पर उसे संकोच हुआ। इन अजनबी लोगों से वो कैसे कह पाती कि वो घर जो उसका पीहर हो सकता था अब नाम शेष हो चुका है। भैया को पता नहीं क्या जल्दी थी कि मीरा की शादी के 15 दिन बाद ही अम्मा को सामान समेत उठा ले गए। मीरा को भैया के घर कभी भी लगाव नहीं रहा, बल्कि चिढ़ ही थी। पर एक बार भोजन का निमंत्रण आया था तो मजबूरी में जाना पड़ा। अम्मा बहुत खुश नजर आ रही थीं। उस समय तो उनकी खूब आव भगत हो रही थी, पर मीरा जानती थी कि ये 4 दिन की चांदनी है। 6 महीने बीतते न बीतते भाभी अपनी वाली पर उतर आएंगी, और तब मीरा चाह कर भी कुछ न कर पाएगी। अम्मा की गृहस्थी पर तो भाभी का कानूनी हक था, पर मीरा का सामान भी भाभी ने अपने कब्जे में कर लिया था। सबका सब उठा लाने की बेशर्मी तो वो नहीं कर सकती थी, पर इस बार गई तो अपनी खास खास चीज़ें जैसे पुस्तकें, कैसेट्स, गरम कपड़े और कुछ शो पीसेज उठा लाईं। 2 in 1 भैया ने खुद उठा कर दे दिया। सारा सामान पलंग पर पटक कर वो असमंजस में पड़ गई। इन सबको रखूंगी कहाँ? तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी रेत महल का पहला भाग। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी थी, इसीलिए मैंने इसको 2 भागों में सुनाने का निश्चय किया। तो अब कल दूसरे भाग के साथ आप सबसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।